नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नॉर्थ ईस्ट के नतीजे हैं चुनाव के। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। साहेब, छोटे साहेब, उनकी टीम बहुत बम बम है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ा फंक्शन किया गया। साहेब ने संबोधन किया। खुश होना भी चाहिए कि अगर किसी भी राज्य में आप जीतते हैं तो एक अच्छा संदेश, अच्छी खुशी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए और ये कहने के लिए कि देखो 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार है। हालांकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, 4-5 सीटें आती हैं लोकसभा की, लेकिन संदेश देने के लिए बात पर्याप्त है। लेकिन हर बार जैसे होता है, जैसे गुजरात की जीत के रिजल्ट आए तो हिमाचल और दिल्ली नगर निगम के चुनाव ने जायका बिगाड़ दिया साहेब का। ऐसा ही जायका बिगाड़ दिया आज महाराष्ट्र की एक विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे ने। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट से केवल 4-5 सीटें आती है, लेकिन महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य है। और महाराष्ट्र की जो चौसर बिछी हुई है, महाराष्ट्र की जो शतरंज बिछी हुई है, महाराष्ट्र में जो गेम प्लान है, वो साहेब और छोटे साहेब को समझ नहीं आ रहा। मैं आज बात करूंगा कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, क्योंकि बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां थोड़ा साहेब के लिए परेशानी है। और महाराष्ट्र के जो संकेत आ रहे हैं, महाअघाड़ी गठबंधन जितना मजबूत दिखाई देने लगा है, उसकी काट अभी तक साहेब और छोटे साहेब के पास आ नहीं पाई है। और वो जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र के यही संकेत रहे तो 2024 की सत्ता दूर हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के हालात बिहार की तरह हो गए हैं। यानी एक तरह से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की मानसिकता, उसका विरोध, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में सामाजिक चेतना का विकास, गुवाहाटी मॉडल से खार खाए लोगों की राजनीतिक प्रतिक्रिया में गोते लगाता हुआ समाज, और इन सब के बीच ठाकरे परिवार के स्वाभिमान का सवाल, और इसके साथ साथ नितिन गडकरी की उपेक्षा का मुद्दा भी महाराष्ट्र में सिर उठा रहा है। लगातार संवाद कर रहे हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चार बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े उद्योग, लाखों करोड़ों रुपए की जीएसटी मिलती है, रोजगार मिलते हैं हजारों लोगों को, मगर गुजरात चुनाव से पहले उनको गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। और इस मामले ने तो मराठी मानुष के बीच अंदर से उबाल पैदा कर दिया। और इन सब की सार्वजनिक अभिव्यक्ति आज जो रिजल्ट आए हैं कसबा पैठ उपचुनाव में, उसमें साफ नजर आ गई, लोगों का गुस्सा नजर आ गया। उपचुनाव माना जाता है सत्ता का चुनाव होता है, जब पूरी सत्ता के जोर लगाने के बावजूद महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार ने पुणे शहर की उस सीट को जीत लिया जिस पर पिछले 28 सालों से, फिर कह रहा हूं 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस कई दिनों से वहां जमे हुए थे, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। अब जाकर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव से क्यों भागी थी और क्यों महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव लगातार टाला जा रहा है। रही बात चिंचवाड़ सीट के उपचुनाव की, तो वहां जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि जगताप फैमिली की हुई है। यह फैमिली इस सीट पर कई दशकों से काबिज है, मगर यह जीत भी बागी उम्मीदवार के द्वारा 30,000 वोट काटे जाने के कारण मिली है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम मराठी मानुष के बीच संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कितना रोष व्याप्त है। और हो भी क्यों ना, जब सुधांशु त्रिवेदी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता
सरेआम टीवी कैमरे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं, तो भला और क्या हो सकता है। तत्कालीन गवर्नर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, बेतुकी टिप्पणी कर रहे हैं, तो और क्या हो सकता है। वैसे महाराष्ट्र को समझने के लिए महाराष्ट्र की परिस्थितियों को समझना होगा। महाराष्ट्र में मोटे मोटे तौर पर 5 इलाके आते हैं। पहला मुंबई पुणे, दूसरा मराठवाड़ा, तीसरा खानदेश, चौथा कोंकण और 5वां विदर्भ। इन 5 इलाकों की तस्वीर भले अलग हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर मराठी मानुष की भावनाएं अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का असर मोटे तौर पर उत्तर मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरी टापुओं पर है। नारायण राणे जैसे नेताओं के आने से पार्टी कुछ हद तक कोंकण में भी खुद को मजबूत मानती है, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस इन्हीं का दबदबा है। और अब चूंकि तीनों दल एक साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के टापुओं का बच पाना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और यही आईटी प्रोफेशनल के शहर पुणे के कस्बा पेठ में भी हुआ है। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक ही लगता है। आप खुद देखिए, आजकल आईटी सेक्टर में कितनी कम सैलरी मिल रही है। बहुत बड़ा सीना कर चौड़ा करके केंद्र सरकार के लोग कहते हैं कि भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, मगर वो ये नहीं बताते कि इस सॉफ्टवेयर सेक्टर में पूरे देश में लगभग 35 लाख लोग भी काम में लगे हैं। अरे भाई, 3.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट के लिए 5 लाख से ज्यादा की मैन पावर नहीं लगनी चाहिए। अब कुछ सोचिए, 3.5 लाख करोड़ रुपए की निर्यात राशि जुटाने के लिए जब 35 लाख लोगों की वर्कफोर्स लगी हो, तो बंदा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ऐसे में सॉफ्टवेयर सिटी में पार्टी की हार पर लोगों को हैरानी क्यों हो रही है, यह समझा जा सकता है। आखिर आईटी सेल और ट्रोल आर्मी में 2-2 रुपए के टीटो गाली गलौज करने के लिए भला कितने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अमित मालवीय जी रोजगार दे सकते हैं। अब ऐसे में क्यों शहरी मध्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है, इसका कारण लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन बात सिर्फ पुणे शहर के कस्बा पेठ सीट की नहीं है। अब जरा ग्रामीण महाराष्ट्र को भी देख लीजिए। अभी महज 3 दिन पहले की वो चेक की फोटो आप सबने देखी होगी, जो बहुत वायरल हुई है, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। वो चेक एक किसान को दिया गया जो 500 किलो प्याज मंडी में बेचता है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काटकर उसे सिर्फ 2 रुपए का चेक पकड़ाया जाता है। सोचिए क्या हालत है। ऐसे हालात में कौन किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहेगा। पत्रकारों की राय भी, महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट की राय भी इससे कहीं जुदा नहीं है। वो बहुत सही चित्रण करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का। नमस्कार। आज महाराष्ट्र में भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद मतगणना का कार्य चल रहा था। दोनों सीट बीजेपी के विधायक की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। दोनों भाजपा की सीट थी, लेकिन दिलचस्प ये रहा कि भाजपा की जो गढ़ मानी जाती थी सीट, कस्बा सीट, उसे महाविकास आघाड़ी ने छीन लिया। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, रविंद्र धंगेकर। उन्होंने 10,000 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत रसाने को हरा दिया। ये सीट पिछले 2.5-3 दशकों से बीजेपी के पास रह रही थी। चिंचवड़ सीट किसी तरह बीजेपी ने बचा ली। वहां जो विधायक थे जिनका निधन हुआ था, लक्ष्मण जगताप, उनकी पत्नी अश्वनी जगताप ने वो सीट जीत ली। लेकिन कस्बा सीट की चर्चा जो है पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है, क्योंकि कस्बा सीट जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न के तौर पे थी। फडणवीस और शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ने ये कहा था कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा को छोड़ दिया, इसलिए हमने सरकार बनाई। तो जनता ने, कस्बा की जनता ने ये बता दिया कि ये जो विचारधारा के नाम पे आप अलग होकर के आए,
तो जनता ऐसा नहीं मान रही है और ये माना जा सकता है कि ये जो तोड़ फोड़ हुई महाराष्ट्र में, जनता पर उसका नकारात्मक असर पड़ा है और शायद आने वाले चुनावों में बीजेपी को और शिंदे गुट को, इस गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सही फरमाते हैं पत्रकार, सही कहते हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा में भाजपा से नाराजगी बढ़ रही है। कोऑपरेटिव को लेकर काफी चिंता है, तब से ही व्याप्त है जब से केंद्र में अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बना है और उसके मंत्री साहब की सबसे खासम खास नेता बने हैं, जबकि यही कोऑपरेटिव मध्यम वर्गीय मराठी मानुष की रीढ़ की हड्डी है। शरद पवार की पूरी सियासत इसी कोऑपरेटिव के बूते चलती है, इसी के दम पर चलती है। महाराष्ट्र के अधिकांश चीनी मिल कोऑपरेटिव सेक्टर ही चलाते हैं। अब ऐसे में खेल कहां फंसा है आप समझ सकते हैं। जातीय समीकरण पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। गडकरी को किनारे किए जाने के बाद तो ब्राह्मण भी एकजुट होने लगे हैं। ऐसे में चित पावन वर्चस्व वाला संगठन आरएसएस कितनी मदद कर पाएगा, यह सवाल ही हास्यास्पद हो जाता है। चित पावन आखिर हैं ही कितने जो भाजपा को खड़ा कर देंगे। यहां तो खुद आरएसएस को भाजपा की मदद की जरूरत है, लेकिन भाजपा तो वहां एकनाथ शिंदे की मदद भी सिर्फ मंत्रालय में ही कर पाने की स्थिति में है। जमीन पर तो तीनों, एकनाथ शिंदे, भाजपा, संघ, तीनों एक दूसरे से मदद की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी का सीधे सीधे जन भावनाओं से जुड़ जाना पूरे खेल को बदल चुका है। अब वहां जमीन पर एक ही पार्टी दिखती है और वो है महाविकास अघाड़ी। एक ही नेता दिखाई देता है महाराष्ट्र में सहानुभूति के साथ, वो है उद्धव ठाकरे, और एक ही बॉस दिखता है और वो है शरद चंद्र गोविंदराव पवार। और मजेदार बात यह है कि यह बॉस अब भी देश का पहला मराठी पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ दिनों पहले निजी बातचीत में जब एक मराठी पत्रकार ने इस बाबत पवार साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, देखो, जब एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की लॉटरी लग सकती है तो किसी को भी रेस से बाहर समझने की गलती मत करो। महाराष्ट्र यदि महाविकास अघाड़ी को 45 सीटें देता है तो देखो आगे आगे होता है क्या। बात सही भी है कि आगे आगे क्या होता है, इसमें सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। खासकर तब और बढ़ गई है जब पूर्वोत्तर में कांग्रेस की बुरी गत हो गई है, मगर कर्नाटक में उसकी पूरी उम्मीद बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में भले ही कोई भी जीते, लेकिन उनकी लूटिया डूबना तो करीब करीब तय लग रहा है, जो 4 प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले गए, या शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हो, या फिर ठाकरे परिवार के साथ गुवाहाटी मॉडल का खेल खेल चुके हो। महाराष्ट्र की स्थितियां बहुत अलग हो चुकी हैं। मराठी मानुष के अंदर एक स्वाभिमान का जोश कर रहा है और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है। और ये तय मानिए कि 2024 में महाराष्ट्र जो चौसर बिछाएगा, महाराष्ट्र जो राजनीति पर की चौसर पर चाल चलेगा, उससे ही दिल्ली के सिंहासन की गद्दी तय होगी। महाराष्ट्र की राजनीति पर निगाह रहेगी 4PM की। आप देखते रहिए 4PM। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल है, उनको सब्सक्राइब करिए। 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM गुजरात और 4PM कर्नाटक। आपका प्यार मिलता रहेगा, ये पूरी उम्मीद है। शुक्रिया, थैंक यू।